Hello, my dear students, and welcome to the Slate class of Physics O levels. In this class, we will continue with the chapter of electricity, and the topic that we will study is resistance and Ohm's law. Right? You are very much familiar with electric current. Current is measured in amperes, voltage is measured in volts. Right? Now, the next terminology is resistance. Right? So you have this picture in front of you. इस picture पे जरा गौर करें, देखें, मुझे बताएं कि क्या हो रहा है. Let's have a look. So this is a cross-sectional area of wire and current is trying to flow through the wire. अब हो क्या रहा है? जितना वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा होगा या जितनी वोल्टेज या ईएमएफ ज्यादा होगी, करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा. ठीक है? दिस गिव्स अ हिंट दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. ठीक है? सो बेसिकली उसने एक एनालॉजी ड्रॉ की है कि वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी करंट उतना ज्यादा होगा, बिकॉज वोल्टेज pushes the current, right? So voltage is directly proportional to current. Now what is resistance? So इस थ्रेड को देखें, इस थ्रेड ने करंट के फ्लो में हिंड्रेंस क्रिएट की हुई है. सो बेसिकली दिस इज रेजिस्टेंस दैट क्रिएट्स हिंड्रेंस इन द करंट. ठीक है? सो करंट के अंदर हिंड्रेंस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस नाम से भी क्या पता चल रहा है कि करंट रेजिस्ट होगा, राइट? सो वोल्टेज इज ट्राइंग टू पुश द करंट थ्रू द रेजिस्टर, थ्रू द कंडक्टर, एंड रेजिस्टेंस इज hindering that flow of current. It is resisting the flow of current. So what is resistance? Resistance is basically जो आपके करंट को फ्लो करने में हिंड्रेंस आती है. So somehow you can say कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा. इसको हम आगे जाके देखेंगे. सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? आप लोग लिखे रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर. रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर is the ratio of voltage across resistor, voltage across resistor to the current in it, to the current in it, right? So the resistance of a resistor or a resistance of a conductor is equal to voltage across it divided by current in it. So R equals V over I. ठीक है? अगर आपने इसमें से फ्रैक्शन को खत्म करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस इक्वेशन V इक्वल्स आई आर. ठीक है? अच्छा, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज हाउ यू विल कनेक्ट वोल्टमीटर एंड एमीटर एंड हाउ यू विल फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंपोनेंट. सो हियर यू हैव अ रेजिस्टर इन फॉर्म ऑफ अ लैंप. ठीक है? लैंप ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रही है. कहां से? बैटरी से. सो दिस बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट्स. ठीक है? और दिस is reading a current of, let's say, 3 amperes. Now what will be the value of voltmeter reading? बच्चों, सारी की सारी voltage is being dropped across the lamp because इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है. सारी की सारी वोल्टेज उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को मिल जाएगी. लेट्स सपोज यहां पर 2 लैंप्स इन सीरीज या 3 लैंप्स इन सीरीज होते तो ये 12 वोल्ट्स वुड हैव बीन स्प्लिटेड अलोंग दोज लैंप्स. बट इस केस में जरा यहां पर देखें, यहां से करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से. यहां तक कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई. इस पॉइंट का पोटेंशियल है 12 वोल्ट्स. याद रखना, एमीटर में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती बिकॉज आइडियली एमीटर की रेजिस्टेंस इज 0. इस पॉइंट तक वोल्टेज 12 वोल्ट्स है और नेक्स्ट पॉइंट की वोल्टेज 0 वोल्ट्स हो जाएगी बिकॉज सारी की सारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है बिफोर इट एंड्स टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. So we have the value of voltage. याद रखेंगे, voltmeter is connected in parallel, right? And ammeter is connected in series in a circuit. So क्या आपका voltmeter आपके पूरे सर्किट को इम्पैक्ट नहीं करेगा? हम उसकी रेजिस्टेंस को क्यों कंसिडर नहीं कर रहे? तो बच्चों याद रखेंगे कि वोल्टमीटर की आइडियली रेजिस्टेंस होती है इन्फिनिट.
सो दैट्स वाई करंट डज नॉट चूज दिस पाथ, यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करता, करंट यहां पर आइडियली जीरो होगा, सारा का सारा करंट विल फ्लो थ्रू द लैंप। सो आइडियली एमीटर की रेजिस्टेंस जीरो और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगी। यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर योर एमसीक्यूज। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ voltmeter reading and ammeter reading. What is the reading displayed on voltmeter? 12 volts and ammeter 3 amperes. So by using the given equation above, you will find out the value of resistance. So resistance is simply V over I. Voltage here is 12 volts. Current here is 3 amperes. So simply at this instant of time, resistance is coming out to be 4 ohms. So what is the SI unit of resistance? SI unit of resistance is ohms, which is written as this symbol. ठीक है, इस सिंबल को ओमेगा भी प्रोनाउंस करते हैं, बट यू हैव टू कॉल इट ohms. राइट? सो लेट्स सपोज कि किसी और वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे यहां पर कोई और वैल्यू ऑफ करंट आ रही है, तो आप उसके ऊपर भी यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। वंस अगेन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, बिकॉज करंट जो है वो कम फ्लो करेगा जब सर्किट की रेजिस्टेंस या पाथ की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। दिस डायग्राम डिपिक्ट्स दैट रेजिस्टेंस इज hindering the flow of current, it is blocking current, it is resisting current, that's why it is called resistance. ठीक है, और एक और बात याद रखना, जो भी रेजिस्टर आएगा, लाइट इज अ रेजिस्टर, ठीक है, लाइट किस फॉर्म में होगी, आइदर इट विल बी एन एलईडी, इट विल बी अ बल्ब, या किसी और फॉर्म में जो फैंसी लाइट्स आती हैं, ठीक है, एसएमडी लाइट्स होती हैं। सो जो भी चीज की रेजिस्टेंस होगी दैट विल रिक्वायर वोल्टेज टू ऑपरेट। ठीक है, जब भी आप किसी चीज को उसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो वो नॉर्मली वर्क करती है। फॉर एग्जांपल, आप बल्ब को नॉर्मल वोल्टेज प्रोवाइड करें, लेट्स सपोज दिस बल्ब हैज वर्किंग वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट्स, तो ये नॉर्मली वर्क करेगा। अगर आप इसको कम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। एंड व्हाट इफ यू प्रोवाइडेड मोर वोल्टेज, इन दैट केस इट विल गो आउट ऑफ ऑर्डर, ये खराब हो सकता है। ठीक है, तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या होता है, हम सर्किट में फ्यूज वगैरह ऐड करते हैं, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। राइट नाउ, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ रेजिस्टेंस विद लेंथ ऑफ अ रेजिस्टर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेजिस्टर। याद रहे कि आपका रेजिस्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बनता है। मेटल्स की भी रेजिस्टेंस होती है, कॉपर हैज रेजिस्टेंस, सिल्वर हैज रेजिस्टेंस, लेकिन इनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। अगर वायर की रेजिस्टेंस इटसेल्फ ज्यादा हो तो क्या होगा, सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप विद इन वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से जब हम वायर खरीदने जाते हैं सो वी गो फॉर प्योर कॉपर। प्योर कॉपर क्यों चाहिए हमें, ठीक है, प्योर कॉपर हमें दो रीजंस की वजह से चाहिए होता है। इन चीजों पे आप सोचा करें, इन चीजों की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा है। जब प्योर कॉपर होगी, एक प्रॉपर्टी तो ये कि वो मैलिएबल होगी, आप उसको डिफरेंट शेप्स में बेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है, ब्रिटल नहीं होगी। लेकिन जो इम्प्योर कॉपर है, आप उसको बेंड करेंगे वो वायर ब्रेक हो जाएगी। और प्योर कॉपर की रेजिस्टेंस भी कम होती है। ठीक है, आप कहते हैं कि भाई आपने अच्छी वाली तार लगानी है, आपने पाकिस्तान केबल की वायर लगानी है, आपने जीएम केबल लगानी है, उसका कॉपर प्योर होता है। बच्चों, अगर आपकी वायर्स के अंदर इम्प्योरिटी या वायर्स हीट अप भी होंगी, मेरे घर में एक वायर थी जो बाहर इट वॉज कमिंग फ्रॉम द ग्रिड टू द मीटर, वो वायर हीट अप होती थी, मुझे रिप्लेस करनी पड़ी अल्टीमेटली। राइट, शुरू में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब जब अवेयरनेस है तो मैंने सबसे अच्छी वाली तार यूज की वहां पर। नाउ जितनी वायर की लेंथ ज्यादा होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। याद रखना, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। सिर्फ वायर ही नहीं, इट कुड बी ceramic, it could be metal, it can be some other materials. For example, there is a alloy called as nichrome. Nichrome किन दो metals का compound होगा? It is nickel and it's an alloy of nickel and chromium, right? So उसकी भी resistance होती है। तो जितनी longer resistance होगी, जितना longer resistor या wire होगी, उसकी resistance उतनी ही ज्यादा होगी। So you will write that resistance of a resistor is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its length। ठीक है, याद रखना अगर आपके रेजिस्टर की लेंथ डबल हो जाए, कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट होगा, तो आपके रेजिस्टर की रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। इफ दिस, लेट्स सपोज दिस पेन हैज रेजिस्टेंस आर, अगर मैं इसको सेंटर से ब्रेक कर दूं, इट विल बी स्प्लिटेड इनटू टू रेजिस्टर्स ईच हैविंग रेजिस्टेंस आर बाय 2। So, if resistance is directly proportional to length of resistor, इसका ग्राफ कैसा होगा? This graph must be a straight line passing through origin, because directly proportional का ग्राफ is always a straight line passing through origin होता है। Now, what is the relationship of resistance with the cross sectional area? बच्चों याद रखना, जितनी वायर थिन होगी, let's take an example of water pipe। आप पाइप को जितना थिन करेंगे, वाटर का वहां से फ्लो करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज दैट पाइप इज ऑफरिंग ग्रेटर हिंडरेंस टू द फ्लो ऑफ वाटर। सिमिलरली, जितनी वायर, जितना रेजिस्टर थिन होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना लेस होगा, रेजिस्टेंस विल बी मोर। सो रेजिस्टेंस इज inversely proportional to cross sectional area of a conductor or a resistor. So you will write that resistance is inversely proportional to its cross sectional area। Right? So how the graph will look like? जितना एरिया ज्यादा होता जाएगा, वायर की रेजिस्टेंस उतनी कम होती जाएगी ना। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट? सो हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक? द ग्राफ विल लुक लाइक द रिलेशनशिप ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, नाउ व्हाट इफ लेंथ भी चेंज हो रही है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो रहा है, तो इनके कंबाइंड इफेक्ट को किस तरह से स्टडी करेंगे? लेट्स हैव अ लुक एट अ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू रेजिस्टर्स, बोथ ऑफ दीज रेजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, right? Both of them are made up of same material. The first resistor has length L, cross sectional area A, and it has resistance R. Right? In comparison with this, the second conductor has length 2L, cross sectional area is A by 3, and its resistance is R dash, right? Here you need to find out the value of R dash, the new resistance in terms of R. So find resistance R dash in terms of R. ठीक है, you have to find out resistance R dash in terms of R. ठीक है, the second conductor is longer and it has comparatively lesser cross sectional area. इन दोनों factors का combined effect देखना है। What you already know is that resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to cross sectional area, right? So length की वजह से resistance पर क्या impact होगा? डबल लेंथ होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस डबल होगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 टाइम्स लेस होने से रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 3 टाइम्स मोर होगी, राइट? दोबारा से देखिए, शाबाश। लेंथ डबल, रेजिस्टेंस भी डबल, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इज रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ 3, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 3, ठीक है। ये तो आ गया लेंथ का और एरिया का इंडिविजुअल इफेक्ट, ठीक है। अगर यहां पर एरिया की वजह से एरिया ज्यादा हो रहा होता तो
आपकी रेजिस्टेंस कम होनी थी, हम 1/3 लिख सकते थे। अब हमने इनका कंबाइंड इफेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, सो यू विल कीप इन माइंड के कंबाइंड इफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड योर आंसर विल बी 6. So R dash, the new resistance of second wire, is equal to 6 times the value of first resistance. So this is how you find out the value of resistance relative to other resistor. ठीक है, you have to memorize that resistance is proportional to length and resistance is inversely proportional to cross sectional area. ठीक है, अच्छा, अब एक वायर जो थिन होती है वो बर्न क्यों हो जाती है, वहां पर शॉर्ट सर्किट क्यों हो जाता है? थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, ठीक है, मोर रेजिस्टेंस मींस कि इट विल कंज्यूम मोर वोल्टेज बिकॉज एज वी नो दैट V इक्वल्स IR. ठीक है, अगर किसी चीज की रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा, तो जब वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है बिकॉज वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, उस केस में आपकी इंसुलेशन भी जो है वो मेल्ट हो जाती है, वायर भी हीट अप हो जाती है, सो देयर इज अ चांस ऑफ कैचिंग फायर. सो थिनर वायर हैज greater resistance. So in next class we will continue this chapter. We will study Ohm's law, we will study ohmic conductors and non-ohmic conductors. For then stay tuned, subscribe Slate. Thank you.